हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर देख रहे हैं और हम लोगों ने 2 इसकी क्लास कर चुके हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा क्लास है। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें। हमने केमिकल काइनेटिक्स में आपको 2 क्लास लिया है। ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास नहीं किया है वो पहली क्लासेस को देख लें, जिससे आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। आज की जो क्लास है वो मेनली किस पर फोकस है? वो मेनली फोकस है किस तरीके से हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का निकालते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे अलग अलग ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी ये निकालना आज हमको बता रहे हैं आपको है। ट्रिक बता रहे हैं आपको कैसे आप निकाल सकते हैं। ट्रिक केवल 1 लाइन का है, लेकिन वो ट्रिक आ कैसे रहा है ये भी समझना ज़रूरी है। अगर आप इस बात को यहाँ पे समझेंगे तो आप आसानी से जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम एक आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रहे हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में सपोज करिए कोई रिएक्शन है और कोई रिएक्शन कैसा है, तो ये रिएक्शन सपोज करते हैं कि भाई कोई आपका रिएक्टेंट है ए और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, इस तरीके से। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर इसके लिए हमको लिखना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखना चाहते हैं, जिसे हम आर लिखते हैं ऐसा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिखेंगे आर, हम इसके लिए लिखना चाहते हैं तो वो हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे dx/dt। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और वहीं पर लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ये भी बराबर किसकी हो जाता है, ये बराबर, अच्छा इसको बाद में लिख लेते हैं, एक बार अभी दोबारा करके लिख लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर हम लिखना चाहते हैं तो R इज प्रपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये होगा अगर इसके प्रपोर्शनल है तो। और अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर मान लें कि हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब है A⁴ ऐसा। अगर हम इसे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन मानते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दें दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऐसा। इसको साइन हटाने के लिए ही एक कांस्टेंट आता है जिसे हम के कहते हैं, और वास्तव में के ही जो है आपका कहलाता है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर के जो है रेट कांस्टेंट है, और इसी रेट कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यूनिट आपका निकालना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी R = ये है और R = ये है, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी इसका बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम देखिए लिखने वाले हैं क्या चीज़, हम लिखने वाले हैं KA = dx/dt। ये भी हो सकता है बिल्कुल, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो दोनों इक्वेशन से देखें तो ये देखिए हमने क्या लिखा, KA = dx/dt ऐसा। हमें K चाहिए तो हम K बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा dx/dt और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन का टर्म, ऐसे आ जाएगा। अब जब ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि dx भी क्या बताता है, dx भी कंसंट्रेशन को बताता है। dx क्या है, स्मॉल समय में जो भी आपके रिएक्टेंट के अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो ये भी आपके कंसंट्रेशन को बताएगा। dt क्या है, समय है, तो समय को भी छोड़ देते हैं, और a जो ये भी कंसंट्रेशन है। इट मीन्स यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आपका ये भी क्या है, कंसंट्रेशन है ऐसा। अच्छा एक बात और है, अगर हम ये चाहें कि फर्स्ट ऑर्डर ना दे करके हम n ऑर्डर कर दें, तो अगर n ऑर्डर कर देंगे तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी कि हम यहाँ पे n कर लें ऐसे। तो यहाँ पर आप n ऑर्डर में कर लीजिए इसे, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या कर देंगे, तो ये भी आपका n ऑर्डर में हो जाएगा इस तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है इस कंसंट्रेशन से कटना चाहिए। तो अब एक कंसंट्रेशन को हटाएंगे तो यहाँ से n-1 हो जाएगा, यानी एक कंसंट्रेशन माइनस हो जाएगा।
अगर जितना भी होगा ऐसा। तो यानी अब जो है, अब ये किस फॉर्म में आ गया है, अब ये किस फॉर्म में आ गया, देखिए 1/dt एंड कंसंट्रेशन टू पावर n-1। ये क्या है, k को निकालने के लिए ये आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इस फार्मूले को याद रखते हैं ऐसा ही, लेकिन हम इसको निकाल के इसलिए आपको दिखाए हैं कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान है, बस इस फार्मूले को आप याद रखिए कि k = 1/dt, कंसंट्रेशन n-1 होता है। अब देखिए जैसे मुझे निकालना है, अब देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो k की यूनिट क्या होगी, यही क्वेश्चन मार्क है हमारा। तो देखिए क्या होगा, तो कि k = हो जाएगा 1/dt ऐसा, और जो भी कंसंट्रेशन का टर्म है उस कंसंट्रेशन के टर्म में n-1 ऐसा। n क्या है, ऑर्डर है, हमने जीरो ऑर्डर लिया तो n की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है 1/dt एंड कंसंट्रेशन ऐसा, और यहाँ पे हो जाएगा 0-1। n की वैल्यू n क्या है, जो भी ऑर्डर है, तो n = हमने क्या लिखा है, जीरो ऑर्डर तो जीरो होगा। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1/dt एंड कंसंट्रेशन -1, यानी कंसंट्रेशन को ऊपर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन एंड अपॉन dt ऐसा। कंसंट्रेशन हमेशा किस में होता है, तो कंसंट्रेशन हमेशा होगा मोल पर लीटर में, और समय को हम t से दिखा रहे हैं, समय सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, तो क्या इसका यूनिट हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन को लिखते हैं मोल पर लीटर में, तो ये हो जाएगा मोल, इसके लिए पर लीटर, मोल पर लीटर पर टाइम, समय, जो भी समय जिसमें दिया गया होगा, यानी इसका यूनिट, या फिर और हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मोल लीटर -1 टाइम -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से ये जो आपका यूनिट है किसका है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। यानी फर्स्ट ऑर्डर का अगर रेट कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर लीटर टाइम -1 होना चाहिए ऐसा। तो अब जो है, अब इसको हम देखने जा रहे हैं कि मान लीजिए जीरो नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं अब है, अब हम निकालना सीख गए हैं, तो बस हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम सीधा सीधा देखिए यहाँ से लिख लेंगे ऐसा। तो अब सीधा सीधा हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम लिखेंगे k = 1/dt एंड देन कंसंट्रेशन टू पावर n-1 ऐसा। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k = 1/dt, कंसंट्रेशन का देखिए कंसंट्रेशन ऐसा, एंड n = 1, तो 1 - 1 = 0। इसका मतलब है ये पूरा का पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा, इट मीन्स 1/dt हो जाएगा, और dt का मतलब टाइम -1, जो भी समय सेकंड में है तो सेकंड -1, और मिनट में है तो मिनट -1, जैसा भी होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की जो यूनिट है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम लिखना चाहते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर, अब देखिए इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम लिखना चाहें सेकेंड ऑर्डर के लिए तो कैसे लिख सकते हैं, तो फिर से देखिए फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, केवल इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, बाकी जो चीज़ें मैंने खुद ही कट कर रखा हुआ है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं तो यूनिट पूछता है, रटने से थोड़ा सा दिक्कत आती है कि भूल जाते हैं, इसलिए फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से k = जो है 1/dt एंड देन कंसंट्रेशन लिखा करिए, कंसंट्रेशन n-1, n की वैल्यू 2 है, सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका मतलब है 1/dt एंड कंसंट्रेशन 2-1 ऐसा। इसका मतलब है 1 है ऐसा, तो 1/dt
एंड कंसंट्रेशन, 1 का मतलब कंसंट्रेशन ही रहेगा, इसका मतलब है कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो मोल पर लीटर यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसको लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर है तो लीटर, मोल से लिखना शुरू कर रहे हैं, मोल इनवर्स लीटर एंड टाइम इनवर्स, ये टाइम इनवर्स में लिखा जाएगा। तो ये जो होगा के का जो यूनिट है कब के लिए है, जब सेकेंड ऑर्डर का आपका रिएक्शन होगा। तो ये 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने आपको फार्मूले से बताया है। रटने में थोड़ी दिक्कत है, कहीं भी माइनस प्लस इधर हुआ तो आपको रट्टा मारने से थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, एक छोटा सा फार्मूला ध्यान में रखते हैं, फार्मूला कैसे निकलता है ये भी हमने आपको बता दिया है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने यहाँ पे बताया। अब जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो हम आपको यहाँ पर अब करके दिखाने वाले हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा वो हम क्या करने वाले हैं, तो वो हम दिखाने वाले हैं आपको हैं काइनेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट लिखिए, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे हैं काइनेटिक इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। जो काइनेटिक इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम निकालने जा रहे हैं इसको है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ऐसा है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो जो है किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो हम एक कोई रिएक्शन लेने वाले हैं, कोई रिएक्शन कंसीडर करने वाले हैं। सपोज किया फॉर 0 ऑर्डर के लिए हमने कंसीडर किया कि हमारा यहाँ पे जो रिएक्टेंट ए है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, और ये जो रिएक्शन है 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। अब इसके लिए सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखा जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगी। रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी कोई, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम R लिखना चाहते हैं तो R इज इक्वल टू, अगर हम इसको बताना चाहिए कि R इज इक्वल टू यहाँ से क्या होना चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रिएक्टेंट के टर्म में लिखने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे माइनस dA अपॉन dt। देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो माइनस dA अपॉन dt, ये रिएक्शन का हमने रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से लिखा है। 0 ऑर्डर का है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो इसका टर्म्स आएगा वो 0 ऑर्डर का होगा। अच्छा देखिए आगे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फिर से अगर हम लिखना चाहें लॉ ऑफ मास एक्शन से तो ये बराबर होगा K एंड A2 पार 0 ऑर्डर का है तो 0, ऐसा। तो ये होगा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन से। फिर से वही बात है कि इक्वेशन N1 N2 ध्यान से देखिए, इसका फिर से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से K A और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा माइनस dA अपॉन dt के, ऐसा। तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत आने वाली है, तो यहाँ तक तो आप आराम से कर सकते हैं। अब इसके आगे जो है ये हम देखने वाले हैं कैसे होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो माइनस साइन है, यहाँ पर जो आप माइनस साइन देख रहे हैं, फिर से वही मतलब है कि ये जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम होता हुआ बताया जा रहा है, तो ये कंसंट्रेशन की कमी को बताएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं उसको एक साइड कर लीजिए, मतलब देखिए K और dt को एक साइड कर लीजिए और इस पोर्शन को आप एक साइड कर लें। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, ये हो गया माइनस dA
देखिए इधर हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हो गया माइनस डी ए, और ये बराबर कितने के हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पावर 0 था, ऐसा कोई इसी का पावर 0 है तो ये वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगा। तो ये बराबर कितने के हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू डी टी के। देखिए तो k इंटू डी टी के बराबर ही आपका पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर आप माइनस इधर है इसको प्लस करना है तो दोनों ही साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, इतना आ जाएगा। अब जब इतना आपका आ जाएगा तो अब क्या करना है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना होता है। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। तो अगला लाइन लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, ऐसा दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देन इंटीग्रेशन की साइन लगा दीजिए, ऐसा इंटीग्रेशन की साइन आप ऐसे लगाते हैं, डी समेशन ए एंड कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, माइनस के हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन जो होगा डिफरेंशिएशन से कट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कट हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपोजिट है तो इसको आप कट कर लेंगे। तो यानी ये बराबर कितना हो जाएगा, फिर से हम यहाँ देखिए कर रहे हैं इसको आगे का पोर्शन, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर, देखिए ये a बचा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो हम c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट मानते हैं। तो एक इंटीग्रेशन, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। देखिए इक्वेशन 1 है, अच्छा 2 है, 3 हो गया, तभी 3 हो गया, ऐसा ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। अब बस करना क्या होता है, हमें इस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये c की वैल्यू जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा जो आप टाइम लेंगे वो 0 लेंगे, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, और अगर रिएक्शन स्टार्ट ना हो यानी t इज इक्वल टू 0 है, अभी ये रिएक्शन इनिशिएट नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में क्या देखा जाता है, ऐसी कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर मानते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर a 0 है तो ये कंसंट्रेशन हमेशा a 0 के बराबर होगा। रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन माना जाएगा। बस इन्हीं दोनों वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में रखना होगा, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड a इन इक्वेशन 3rd। तो इस लाइन को यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t and a in इक्वेशन 3rd, ऐसा। अब रख के देखते हैं जरा सा, तो देखिए क्या हो, a की जगह a नॉट रखना है, तो a की जगह आपने a नॉट रख दिया, इज इक्वल टू, अब देखिए t जो है 0 है तो माइनस के इंटू 0 का मतलब 0 एंड प्लस c, इसका मतलब है कि a नॉट बराबर c के, ऐसा। अब इस c की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए, तो इस वैल्यू को अगर इक्वेशन 3 में लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के टी एंड c की जगह क्या रख देंगे, a नॉट। देखिए तो ये देखिए एक रिलेशन आपको मिल गया, ये देखिए एक रिलेशन आपको मिल गया है। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए जो लीनियर इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ऐसा। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो मैं इस पोर्शन को हटाऊंगा तो फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। अगर आप नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे हम हटाते हैं। ओके देखते हैं इसे हटा करके।
कि हम कैसे कर सकते हैं इसके आगे। अगर हमें इसे आगे चलना है, इधर देखें, इसके आगे चलना है तो मैंने बोला कि आप यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये y का मतलब है y एक्सिस, इस x का मतलब है x एक्सिस, तो y एक्सिस एंड x एक्सिस के बीच आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये -k दिया है, क्या दिया है, -k, मतलब ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। और साथ ही साथ देखिए क्या दे रहा है, साथ ही साथ +c दे रहा है, इसका मतलब है इंटरसेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको इंटरसेप्ट भी यहाँ से देखने को मिलेगा। c का मतलब है इंटरसेप्ट, यानी इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें इस चीज़ को तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम लेना है। देखिए टाइम, देखिए x t से आप तुलना करिएगा तो टाइम हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें क्या लेना होगा, y एक्सिस ये है, इधर देखें y एक्सिस पे क्या लेना होगा, कंसंट्रेशन को लेना होगा। तो ये कंसंट्रेशन ले लेंगे ऐसे। देखिए माइनस साइन के साथ है इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, उल्टा आएगा, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आएगा। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगा, जहां पर ये आपका कट करेगा ये यहाँ पे इंटरसेप्ट जो होगा वो इंटरसेप्ट C से रिप्रेजेंट होता है, मतलब ये इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को बताएगा। और ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसको बताएगा, ये स्लोप जो है -k को बताएगा, ऐसा। तो अगर इस तरह का कहीं ग्राफ आपको दिखाई देता है और पूछता है ये ग्राफ किसके लिए है, तो हम कहते हैं भाई ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बन सकता है। तो इस तरह का ग्राफ भी हमें बनाना आना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात समझिए, एक बात और समझिए ये कि अगर ऐसा कहता है, एक और हम ग्राफ इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, और वो जो ग्राफ होगा किसके बीच है, रेट एंड कंसंट्रेशन के बीच में। जैसे एक ग्राफ और देखिए, इसके लिए एक ग्राफ और आ सकता है, देखिए रेट है ऐसा, और ये सपोज करिए कंसंट्रेशन ऐसा। तो इसमें हो क्या रहा है, रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ाएं, ऐसा। तो ये ग्राफ भी किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। किसके बीच में, रेट एंड कंसंट्रेशन के बीच में। तो ऐसे ग्राफ भी जो हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हो सकते हैं। तो ये दो ग्राफ, इस ग्राफ को हमने इस इक्वेशन से बनाना सीखा है, और ये हमने देखा है कि चूंकि कंसंट्रेशन का रेट पर इफेक्ट नहीं होता है जीरो ऑर्डर में, तो इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो ग्राफ भी हमने आपको इसमें बता दिया है कि ग्राफ का अगर क्वेश्चन कभी आता है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा सा आगे आइए, इसमें ये अब हटा दे रहे हैं इसको यहाँ से। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। किस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको लिखने वाले हैं, यहाँ से देखिए हम लिखने वाले हैं a इज इक्वल टू a नॉट, यहाँ देखिए, और -k2 को उस साइड कर दे रहे हैं, तो ये -kt ऐसे हो जाएगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, kt को एक साइड कर देंगे, कंसंट्रेशन को एक साइड कर देंगे। इधर ये नेगेटिव साइन के साथ है तो इधर आएगा पॉजिटिव साइन में हो जाएगा कन्वर्ट, और ये इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन -a। इस फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से k इज इक्वल टू लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a नॉट -a अपॉन t। ये जो है रेट कांस्टेंट के टर्म में जो है आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने इसका एक रेट कांस्टेंट के टर्म में इक्वेशन निकालना सीखा है। साथ ही साथ एक छोटी सी और बात को यहाँ देख लेते हैं तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा कि हम हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड भी निकालना देख लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकाला जाता है इसे भी देख लीजिए। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है, कहने का सेंस क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि ये आप इनिशियल कंसंट्रेशन आपका a नॉट है, तो अगर हाफ लाइफ पीरियड मतलब अगर t हाफ होता है तो ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी वो टाइम पीरियड जिसमें कोई भी रिएक्टेंट जो है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ हो जाए।
तो उसे हम कहते हैं उसका हाफ लाइफ पीरियड। तो ये इसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। तो अब देखिए इसी बेसिस पे हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पे टी की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी हाफ कर देंगे। तो टी की जगह हम यहाँ पे टी हाफ कर देंगे और साथ ही साथ ये कंसंट्रेशन इनिशियल है और ये कंसंट्रेशन फाइनल मानते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक का आधा हो जाएगा ऐसा। तो इसी को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो अगर इस बात को हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे हम देखिए कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे K इज इक्वल टू, देखिए ए नॉट तो रहेगा ही रहेगा ऐसा, माइनस ये क्या होगा, ये अगर ये प्रारंभिक मात्रा है तो इसका ये कितना हो गया, हाफ हो गया है अपनी प्रारंभिक मात्रा का, और ये जो टी है ये क्या कहलाएगा, टी हाफ कहलाएगा ऐसा। तो इस तरीके से इसको हम टी हाफ के नाम से जानेंगे। अब आप क्या करिए इसमें ए नॉट कॉमन कर लीजिए, ए नॉट हम कॉमन कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ए नॉट आप कॉमन कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और देखिए और ये कितना हो जाएगा, टी हाफ। यहाँ से कॉमन करने के बाद कुछ कंडीशन ऐसी आपको देखने को मिलेगी। एक में से हाफ निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ बचेगा। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट इंटू 1/2 अपॉन टी हाफ ऐसा। ये एक में से आधा निकाल तो हाफ बच गया ऐसा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ए नॉट 2 इंटू टी हाफ ऐसा। ये किससे है, ये के टर्म में है। अगर हम चाहें किसके टर्म में चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टी हाफ के टर्म में क्या होगा, तो टी हाफ के टर्म में अगर निकालना चाहेंगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा अपॉन 2K। देखिए ऐसे। तो इस इक्वेशन को भी याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस हम इसको करते हैं वहाँ पर भी ये काम आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है रेट कांस्टेंट के टर्म में इसको निकालना सीखा है। साथ ही साथ हमने सीखा कि हाफ लाइफ पीरियड के टर्म में भी इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो ये सब कुछ है किसके बारे में, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हमने ग्राफ भी आप लोगों को सिखाया कि ग्राफ कैसे बन सकता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सिखाया है। अगर अगली क्लास जो करेंगे उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम देखेंगे, और तब तक आप इसके जितने भी वीडियोस हैं उसको अच्छी तरह से देख लें। और ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे देखें एंड थैंक यू।